ट्वेल्थ का काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इसमें सबसे पहले हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिकल करंट कहते किसे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। If Q charge flow in time t, then current I is equal to Q upon t. The unit of current is ampere. Another unit of current is coulomb per second. SI unit of current is ampere. तो करंट दो तरह के होते हैं, एक डीसी और एक एसी। डीसी करंट और एसी करंट में क्या फ़र्क होता है? डीसी करंट जो होती है इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, ये एक डायरेक्शन में ये फ्लो करती है, नो चेंज इन डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है। और एसी करंट जो होती है, ये एसी करंट का डायरेक्शन टाइम के साथ साथ कंटिन्यूअसली चेंज होता है। अगर हम ग्राफ बनाएं तो डीसी का ग्राफ ऐसे बनेगा। ये आपका मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। डीसी मान लीजिए 10 वोल्ट का है, 10 वोल्ट की बैटरी या 12 वोल्ट की है। ये ऊपर यहाँ भी वोल्ट और इधर आपका टाइम। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ, ये मान लीजिए 12 वोल्ट है। तो अब ये जो बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये डीसी का ये ग्राफ है। आप ये देख रहे हैं कि टाइम के साथ इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। ये 12 वोल्ट यहाँ भी है। जब टाइम इतना है, टाइम मान लीजिए यहाँ t1 है, या मान लीजिए 1 सेकेंड है, या 1 माइक्रो सेकेंड है। 1 माइक्रो सेकेंड पर भी वोल्टेज यही है, 2 माइक्रो सेकेंड पर भी देखिए वोल्टेज यही है, 3 माइक्रो सेकेंड पर वोल्टेज यही है, 4 माइक्रो सेकेंड पर वोल्टेज यही है। तो टाइम के साथ साथ इसके वोल्टेज में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। तो ये ग्राफ डीसी का है, 12 वोल्ट डीसी, 12 वोल्ट डीसी। और अगर हम 12 वोल्ट एसी को दिखाएं तो एसी का ग्राफ ऐसे बनेगा, नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव। इस पर आप टाइम ले लीजिए और ये वोल्ट बताएगा। तो इसका ग्राफ देखिए ऐसे बनेगा, एसी का ग्राफ। आप ये देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ इसकी जो वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, उस पर्टिकुलर टाइम पर जो उसकी वैल्यू है वोल्ट की, वोल्टेज की, उसे हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। तो देखिए टाइम के साथ साथ देखिए इसकी वैल्यू देखिए बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते यहाँ देखिए पीक पर चली गई। इसके बाद देखिए ये घट रही है, घट करके देखिए यहाँ 0 हो गई। ये बीच वाली जो लाइन है वो 0 लाइन है। फिर देखिए ये नीचे की तरफ ये इंक्रीज कर रही है, यहाँ देखिए माइनस आ गई, ये माइनस है। फिर डिक्रीज हो रही है, 0 आ गई। फिर इंक्रीज कर रही है पॉजिटिव के तरफ, ये देखिए ये मैक्सिमम आ गई। तो इस तरह से टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू बदल रही है। तो ये एसी करंट है, कंटिन्यूअसली चेंज इस डायरेक्शन इन मैग्नीट्यूड पीरियडिकली अकॉर्डिंग टू टाइम, पीरियडिकली चेंज हो रही है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर, तो यहाँ से लेकर के ये ऊपर का हाफ साइकिल और नीचे का हाफ साइकिल मिल करके देखिए ये कंप्लीट साइकिल हुआ। यहाँ पर ये कंप्लीट साइकिल हुआ। तो एक साइकिल, एक पूरा कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे। तो यहाँ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? t, यहाँ t हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? t/2। यहाँ कितना हो जाएगा? t/4। ठीक, ये t/4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक पूरा चक्कर करने में कोई चीज़, एक पूरा
चक्कर करती है तो कितना तय करती है, टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जो है 0 होगा, तो उसने एंगुलर डिस्टेंस जो तय किया 2 पाई। यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगुलर डिस्टेंस उसने तय किया 2 पाई, और एक पूरा चक्कर करने में लगा टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू डिस्टेंस 2 पाई अपॉन टाइम टी। एक पूरा चक्कर करने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ये चीज़ आप याद रखते रहिएगा, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी बार बार, ठीक। और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, जहाँ एफ इसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है देखिए, यहाँ से आधा हाफ साइकिल और ये नीचे का हाफ साइकिल, दोनों मिल करके ये फुल साइकिल हुए। तो यहाँ से चला और यहाँ तक एक चक्कर हुआ, एक साइकिल हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा साइकिल, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल, यहाँ से यहाँ तक दूसरा साइकिल हुआ। तो देखिए ये 1 चक्कर, 2 चक्कर, फिर 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर। तो 1 सेकेंड में जो चक्करों की संख्या है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एसी। 1 सेकेंड में ये जितना चक्कर करता है उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो फ्रीक्वेंसी ये है। तो अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी इसकी निकल जाएगी ओमेगा। तो ये दोनों चीज़ें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको संभाल करके रखिए अपने पास, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद इसका टाइम पीरियड, एक पूरा चक्कर करने में लगे टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। हमारे घरों में जो एसी इलेक्ट्रिक आती है, अल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों में जो फ्लो होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज। एफ इक्वल टू 50 साइकिल पर सेकेंड या 50 हर्ट्ज होती है। हमारे घरों में जो पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो हमारे घरों में जो करंट फ्लो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकेंड होती है, 50 साइकिल पर सेकेंड होती है। अब देखिए जनरेटर, अब कौन कौन सी कहाँ एसी आपको मिलेगी, कहाँ डीसी मिलेगी। घड़ी के अंदर जो सेल लगा होता है डीसी है। आपके मोबाइल की बैटरी में जो बैटरी लगी है वो डीसी करंट देती है। आपकी जो बैटरी है इन्वर्टर की वो डीसी होती है, मगर जो इन्वर्टर लगा होता है वो उस डीसी को कन्वर्ट करता है एसी में। ये इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि बैटरी डीसी सप्लाई है तो इन्वर्टर भी जो डीसी दे रहा है ना, बैटरी के डीसी को 220 में इन्वर्टर कन्वर्ट कर रहा है एसी में। जनरेटर जो आते हैं वो एसी सप्लाई देता है। डीसी जनरेटर भी होते हैं, उस एसी को फिर डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये रहा एसी और डीसी के बारे में। अब मैं यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ से यहाँ एक पूरा चक्कर करने में कितना ये डिस्टेंस 2 पाई, एंगुलर डिस्टेंस 2 पाई। तो एक पूरा चक्कर किया ये, तो ये 2 पाई हुआ। ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा पाई। ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, देखिए 0, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2। इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। आइए अब
अब देखिए एसी करंट को या एसी वोल्टेज को हम ऐसे दिखाते हैं। हम एसी करंट को हम ये इस वक्त दिखा रहे हैं 0 x y। ये इसकी पीक वैल्यू है। धीरे धीरे देखिए ये करंट ये इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। मैक्सिमम कहाँ तक आ रहा है? मैक्सिमम यहाँ तक आ रहा है। तो ये इसको हम लिखेंगे आई नॉट। मैक्सिमम जहाँ तक ये पहुँच रहा है वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा, इसको लिखेंगे आई नॉट। ये मैक्सिमम करंट है। तो ऊपर हम करंट लेते हैं आई, ये जो वैल्यू है वो आई नॉट है, ये आई नॉट। अब मान लीजिए किसी टाइम टी में, किसी इंस्टेंट या किसी टाइम टी में, यहाँ से यहाँ आने में मान लीजिए टाइम लगा टी, यहाँ से आने में टाइम लगा टी, और ये पहुंचा मान लीजिए पॉइंट टी पर। दिखाई दे रहा है साहब? पॉइंट टी पर पहुंचा ये, और ये डिस्टेंस जो इसने तय किया वो डिस्टेंस मान लो वाई। देखिए ये यहाँ ओरिजिन से चलते हुए ये पहुंचा पॉइंट टी पर, टाइम लगा टी, और कितना डिस्टेंस तय किया इसने? वाई। तो ये वाई क्या, इस पर हम आई ले रहे हैं ना, वाई एक्सिस पर हम करंट ले रहे हैं। तो ये करंट देखिए ये इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे ये करंट ये बढ़ रहा है। करंट आई नॉट मैक्सिमम पहुंच गया। यहाँ पर करंट मान लीजिए आई है, ये करंट यहाँ पर आई है। टी टाइम पर जब ये पॉइंट पी पर पहुंचा तो इस समय जो करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट, ये मान लीजिए आई है, इसको इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी। तो जैसे आप इक्वेशन वेव का आप लिखते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, या y इक्वल टू ए साइन फाई, ये y एक्सिस पर ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और ये एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हो जाएगा? आई, और ये ए एम्पलीट्यूड होता है, यहाँ एम्पलीट्यूड आई नॉट है। आई इक्वल टू आई नॉट साइन फाई। अब फाई क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। फाई हो जाएगा ओमेगा टी। तो इसका इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं, जहाँ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और टी टाइम के बाद इस करंट की जो वैल्यू है वो आई है। तो इस करंट की टी टाइम में इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इक्वल टू पीक वैल्यू इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक इसी तरह से अगर ये टाइम और वोल्टेज का अगर ये ग्राफ हो तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, या V को E भी लिखा जाता है। V और E में ये टर्मिनल वोल्टेज होता है, या इसको इस तरह से भी हम लिखते हैं E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये करंट वोल्टेज की, ये करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है, ये करंट की पीक वैल्यू है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ लिख दें आई, ये आई क्या है? आई जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट, और आई नॉट क्या है? पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है ना? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, करंट एम्पलीट्यूड।
एग्जाम्पल, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है। ठीक इसी तरह से ये जो V है, V इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और V नॉट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये है। अब आप ये देख रहे हैं कि आई नॉट बहुत कम टाइम के लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। उसके बाद देखिए ये नीचे आ रहा है, बहुत कम टाइम के लिए निगेटिव में वैल्यू मैक्सिमम है। उसके बाद फिर ये देखिए ये ऊपर जा रहा है। तो अगर मान लीजिए आई नॉट अगर 10 वोल्ट है, तो ये 10 वोल्ट अगर ये डीसी होता तब तो वो थ्रू आउट टाइम, पूरे टाइम के लिए वो 10 वोल्ट बना रहता। मगर यहाँ तो 10 वोल्ट, अगर आई नॉट अगर 10 वोल्ट है पीक वैल्यू, तो बहुत कम टाइम के लिए ये 10 वोल्ट पर जो है रुकता है, रहता है। उसके बाद फिर वो नीचे गिरने लगता है। तो हमेशा ये 10 वोल्ट पर ये तो रह नहीं रहा है, बढ़ते बढ़ते 10 वोल्ट तक गया, फिर जो है धीरे धीरे कम होता गया, 0 हो गया, फिर नेगेटिव की तरफ। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एसी 10 वोल्ट की है, क्योंकि 10 वोल्ट पर कितने टाइम तक रह ही रहा है ये। इस पूरे साइकिल में 10 वोल्ट मैक्सिमम पर यहाँ है और नेगेटिव मैक्सिमम 10 वोल्ट यहाँ है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एसी 10 वोल्ट की है। जैसे डीसी 10 वोल्ट है, उस तरह से ये एसी जो है, जो 10 वोल्ट 10 एम्पियर, सॉरी वोल्ट नहीं एम्पियर, 10 एम्पियर की डीसी जितने टाइम में काम करेगी, उतने ही टाइम में 10 एम्पियर की एसी करंट उतना काम नहीं कर पाएगी। इसलिए नहीं कर पाएगी कि ये 10 वोल्ट, ये 10 एम्पियर बहुत कम टाइम के लिए यहाँ है और यहाँ है। बाकी यहाँ देखिए मिनिमम पर आ रहा है, फिर देखिए 0 हो जा रहा है, फिर निगेटिव में जो जा रहा है। तो चूंकि लगातार ये 10 एम्पियर तो ये है नहीं, इसलिए अगर आप किसी कॉइल में, जो हीटिंग कॉइल है, अगर आप 10 वोल्ट का 10 एम्पियर का डीसी करंट फ्लो कराएं और 10 एम्पियर की एसी करंट फ्लो कराएं, 10 एम्पियर जिसका पीक वैल्यू 10 एम्पियर हो, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ऐसी एसी फ्लो कराएं जिसका पीक जो है 10 एम्पियर हो, तो जितने टाइम में डीसी पानी को गर्म कर देगा, उतने टाइम में ये गर्म नहीं कर पाएगा, उतना काम ये नहीं कर पाएगा। तो इसकी एक एवरेज वैल्यू होती है, हम इसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं। इसकी आरएमएस वैल्यू भी दिया जाता है। तो इसकी पीक वैल्यू के बारे में आप समझ गए। अब इसके बाद हम जा रहे हैं बताने आपको इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है और इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होती है। तो अब ये मान लीजिए ये टाइम और करंट का ये ग्राफ है। ये टाइम और करंट का ये ग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें आप देखिए, ये इसको, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब देखिए इसका टाइम यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर हुआ, तो ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड कहलाएगा। तो एक पूरे टाइम पीरियड के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए, पूरे साइकिल के लिए, अगर आप इसका एवरेज वैल्यू निकालें तो एवरेज वैल्यू 0 आएगा। इसलिए आएगा एवरेज वैल्यू कि जितना ये एक बार पॉजिटिव जा रहा है उतने ही निगेटिव जा रहा है। तो एवरेज वैल्यू इसकी 0 आएगी। मान लीजिए एक बार ये जा रहा है +10 और दूसरी बार ये आ रहा है यहाँ -10 पर। तो इसका एवरेज अगर आप निकालें तो +10 और +-10 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए।
10 माइनस 10 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो एक चीज़ आप याद रख लीजिएगा कि पूरे एक चक्र के लिए, पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए जो इसकी एवरेज वैल्यू है करंट की वो 0 होती है। तो हम पूरे एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम एवरेज वैल्यू हम नहीं निकालते हैं क्योंकि वो 0 होती है। तो एवरेज वैल्यू जो इसकी हम निकालते हैं वो हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। यहाँ से यहाँ T/2 हम T/2 पूरे के लिए नहीं बल्कि T/2 आधे चक्र के लिए, आधे साइकिल के लिए हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो वो 0 नहीं आएगी। तो आइए हम पहले हम देख लें, इसको हम प्रूफ करते हैं कि एक पूरे चक्र के लिए इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो एवरेज वैल्यू निकाला कैसे जाता है, पहले इस पर बात हो जाए। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये है। उसके बाद आप देखें हम इसका एवरेज हम कैसे निकालते हैं। कोई भी फंक्शन मान लीजिए ये फंक्शन y इक्वल टू एफ टी है, ये टाइम का फंक्शन है। ये y इक्वल टू एफ टी, ये y टाइम का फंक्शन है। टाइम के अकॉर्डिंग, t के अकॉर्डिंग ये y चेंज हो रही है। या मान लीजिए ये x का फंक्शन है, ये मान लीजिए ये x का ये फंक्शन है। तो इसका अगर एवरेज निकालना हो तो इसका एवरेज ये हो जाएगा तो ये एवरेज अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा y dx अपॉन dx, ये इसका एवरेज हो जाएगा y dx अपॉन dx। इस तरह से एवरेज निकालते हैं इसका। y अगर x का फंक्शन है तो y का एवरेज कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx अपॉन dx। यहाँ आप देखिए, यहाँ ये किसका फंक्शन है, ये i फंक्शन है टाइम का, और v किसका फंक्शन है, v फंक्शन है t का। तो हम एवरेज हम कैसे निकालेंगे इसका, देखिए इसका जो एवरेज है, मान लीजिए स्मॉल टाइम डी टी में बहने वाला चार्ज डी क्यू है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट। तो डी क्यू अपॉन डी टी ये इक्वल टू हो जाएगा आई, ये आई हो जाएगा, ये आई एवरेज हो जाएगी, ये डी क्यू अपॉन डी टी। तो अब यहाँ देखिए I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई डी टी, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। तो डी क्यू की जगह यहाँ पर हम देखिए I इक्वल टू, ये आई एवरेज हो गया, ये I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अब डी क्यू की जगह रख दें आई डी टी, ये हो जाएगा आई डी टी अपॉन डी टी, आई डी टी अपॉन डी टी। अब हम ये जानते हैं कि करंट I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। स्मॉल टाइम डी टी में अगर चार्ज डी क्यू फ्लो हो रहा है तो करंट I इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और I एवरेज क्या होता है, करंट I एवरेज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। तो I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी इम्प्लाइड दैट, यहाँ हम लिख लें I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई डी टी, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए। डी क्यू का इंटीग्रेशन Q इक्वल टू आई डी टी, यहाँ आप Q की जगह रख दीजिए आई डी टी,
तो आई एवरेज हो जाएगा, आई एवरेज इक्वल टू क्यू की जगह आई डी टी, तो इंटीग्रेशन आई डी टी और अपान ये टी है, टी टाइम है, तो टाइम को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, तो टी की जगह हम ये डी टी लिख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला बना, ये आई एवरेज का। अब इसी को हम लोग यूज करेंगे, इसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब हम जा रहे हैं निकालने कि फुल टाइम के लिए, फुल साइकिल के लिए, पूरे चक्र के लिए आई एवरेज की वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू ऑफ आई एवरेज, वैल्यू ऑफ आई एवरेज ओवर फुल साइकिल। और फुल साइकिल का मतलब क्या होगा, फुल साइकिल का मतलब ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए टी के लिए, और यहाँ तो जीरो है, जीरो से टी के लिए आई एवरेज की वैल्यू कितनी होगी। तो आइए देखते हैं कितनी होती है जीरो से एवरेज के लिए। तो अब ये हमारा एवरेज का फार्मूला बन गया, एवरेज। तो आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा, आई एवरेज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ आई, आई के जगह क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी और अपान ये डी टी का इंटीग्रेशन, डी टी डी टी डी टी डी टी डी टी डी टी, जब सब जो है ऐड कर देंगे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि डी टी सारे डी टी को आप ऐड कर दीजिए, तो ये टी हो जाएगा। ठीक, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जीरो से टी तक, ये भी जीरो से टी तक, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी, और टी को आप एक बार तो कैपिटल टी रखिए, फिर माइनस जीरो, तो वो कैपिटल टी आएगा, तो ये चीज। अब इस टी को आप बाहर निकाल लीजिए, और ये जो आई नॉट जो है, ये पीक वैल्यू ये कांस्टेंट होती है, आई नॉट ये नहीं बदलती है, आई नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू है ये, ठीक, आई नॉट ये फिक्स रहती है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट अपॉन टी, ये बाहर निकाल लीजिए, साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का ये लिमिट रख लें जीरो से टी, जीरो से टी फुल साइकिल के लिए। तो अब ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन टी, देखिए ये cos ओमेगा टी हो जाएगा माइनस cos ओमेगा टी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos ओमेगा टी, और अपान इस टी के साथ जो लगा हुआ है वो नीचे आ जाएगा, ये जो है ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे ओमेगा इसलिए आता है कि ये आप साइन ओमेगा टी को का ये डिफ्रेंसिएशन है, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है, इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन का अपोजिट होता है। इसका इंटीग्रेशन अगर ये है तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो यही आना चाहिए। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो देखिए माइनस और cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और इनटू ये देखिए ये ओमेगा टी है। अब इसका जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसका भी करेंगे, एक बार इसका करेंगे उसके बाद फिर इसका करेंगे, तो इसका आप करेंगे तो ओमेगा आएगा, और अपान ये ओमेगा है, ये ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ओमेगा टी देखिए आ गया। तो आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये देखिए आ गया, इसका इंटीग्रेट किया तो ये आ गया। तो इस टी के साथ जो फंक्शन है टी, ये आई जिसका फंक्शन है, उसके साथ जो ये लगा हुआ है ओमेगा वो नीचे आ जाएगा। तो अब ये कितना आ गया, ये आ गया, ओमेगा को भी बाहर निकाल लीजिए, आई नॉट अपॉन टी ओमेगा, ये देखिए। अब ये माइनस cos ओमेगा टी, एक बार आप ओमेगा टी की जगह आप टी रख दीजिए,
फिर माइनस, ये माइनस को चलिए हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ, हम माइनस को अगर हम कॉमन ले लें तो cos ओमेगा टी और फिर माइनस cos ओमेगा टी की जगह क्या रखेंगे 0। एक बार ये अपर लिमिट रखेंगे टी की जगह, एक बार अपर लिमिट आपने रख दिया, माइनस करके फिर टी के इसमें लोअर लिमिट आपने रख दिया, तो ये हो जाएगा आई नॉट अपान टी ओमेगा, और यहाँ देखिए माइनस ओमेगा की जगह आप ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपान टी, तो यहाँ आप देखिए ओमेगा की जगह 2 पाई अपान टी इंटू टी और माइनस कास 0 हो जाएगा, ओमेगा इंटू 0, तो आई नॉट अपान टी ओमेगा इक्वल टू माइनस टी से टी कैंसिल 2 पाई, और cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू 1, एक राउंड पूरा घूम गया 2 पाई की वैल्यू 1, फिर एक राउंड घूम गया 4 पाई की वैल्यू 1, फिर एक राउंड घूम गया 6 पाई की वैल्यू 1, मीन्स cos n पाई की वैल्यू 1 होती है, और फिर माइनस ये cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आई नॉट अपान टी ओमेगा, और ये देखिए ये 0 हो गया, 1 माइनस 1 0, ये पूरा 0 हो गया, और ये इक्वल टू 0, तो आई एवरेज कितना आ गया, आई एवरेज इक्वल टू 0, तो पूरे एक कंप्लीट साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू देखिए 0 आ गई। अब हम आगे निकालते हैं हाफ साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, कंप्लीट साइकिल के लिए तो इसकी एवरेज वैल्यू 0 हो गई, ये प्रूफ हो गया। अब आइए इसकी वैल्यू हम हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, इस करंट की जो एवरेज वैल्यू है हाफ साइकिल के लिए हम निकाल रहे हैं, हाफ साइकिल मीन यहाँ से यहाँ टी बाई 2, टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू टी बाई 2 तक हम इसका एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एवरेज वैल्यू आई इक्वल टू 0 से टी बाई 2 तक चलेंगे हम, अब बड़ा लिखें टी इक्वल टू 0 से टी बाई 2 आई डी टी अपान डी टी, यही होती है एवरेज वैल्यू। तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसको भी आप रख दें टी बाई 2, तो आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू आई की वैल्यू आप रख दीजिए आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, लिमिट 0 से टी बाई 2, और अपान डी टी का कितना हो जाएगा, डी टी का ये इंटीग्रेशन टी और 0 से टी बाई 2, तो टी की जगह एक बार टी बाई 2 रखेंगे और फिर माइनस टी की जगह 0 रखेंगे, तो टी बाई 2 आएगा, तो टी बाई 2 को हम बाहर ले लेंगे, ये ए एवरेज इक्वल टू आई नॉट कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, और अपान ये टी बाई 2 को भी आप बाहर ले लीजिए, तो 2 ऊपर हो जाएगा और टी नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका बच गया, अब इसको भी हम इंटीग्रेट कर दें एक साथ, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, 0 से टी बाई 2, तो 0 से टी बाई 2, तो आई एवरेज इक्वल टू 2 आई नॉट अपान टी, यहाँ देखिए माइनस हम कॉमन ले लें, अब कॉस ओमेगा टी की जगह टी बाई 2 और फिर माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह 0, ये तो आई एवरेज
इक्वल टू 2I0/T, ये आप देखें ओमेगा की वैल्यू आप रख दीजिए 2πT cos 2π, ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए 2π/T और इंटू T/2, और ये माइनस cos 0 हो जाएगा। तो आई एवरेज इक्वल टू 2I0/T माइनस, ये कितना आ जाएगा, T से T कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos π cos 180 और cos 180 की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा -1, और ये माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 हो जाएगा। तो आई एवरेज इक्वल टू 2I0/T, तो आई एवरेज इक्वल टू 2I0/T माइनस, हम बाहर ले लें, cos ओमेगा T की जगह T/2 माइनस cos ओमेगा T की जगह 0, तो आई और ये अपान ओमेगा, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो साइन ओमेगा टी का माइनस cos ओमेगा टी, और टी के साथ जो ओमेगा लगा हुआ है ये नीचे आ जाएगा। अब इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर इतना ही आएगा। ये चीज़ हम नीचे जो है लेकर के याद रहे कि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, इसमें इसको मत भूलिएगा कभी। तो साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करना है, जिसके साथ जो ओमेगा है वो नीचे आएगा। तो अब इस ओमेगा को हम इधर ले लें, टी ओमेगा, तो आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 2I0/T ओमेगा माइनस, ओमेगा की जगह लिखें 2π/T cos 2π/T इंटू T/2 माइनस cos 0, तो आई एवरेज इक्वल टू 2I0/T ओमेगा, और ये हो जाएगा माइनस 2 से 2 कैंसिल, T से, और cos π की वैल्यू -1 और cos 0 की वैल्यू -1, तो ये 2I0/T ओमेगा इंटू -2, ये -2 और -2 ब्रैकेट पहले माइनस है तो -2 प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो आई एवरेज इक्वल टू इतना हो गया, और ये हो जाएगा 2I0/T इंटू ओमेगा की जगह 2π/T इंटू 2, इस T से ये T कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 2I0/π, ये आ गया। अब पाई की वैल्यू अगर आप रखें तो आई एवरेज इक्वल टू 2 इंटू I0/पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, यहाँ 3.14 अगर हम रखें तो ये हो जाएगा 0.637, ये आई एवरेज आ गया। तो आई एवरेज कितना आ गया, I0, तो आई एवरेज कितना आ गया, आई एवरेज इक्वल टू 0.637 I0, ये किसके लिए, ओवर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के लिए करंट की एवरेज वैल्यू ये आई। ठीक इसी तरह से हाफ साइकिल के लिए वोल्टेज की एवरेज वैल्यू भी यही आएगी। ठीक, सिमिलरली
Similarly, the average value of voltage over half cycle is E average और या V average इक्वल टू 0.637 V naught। ये हो तो कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 आ गई। करंट की भी एवरेज इंस्टेंटेनियस करंट की भी कंप्लीट साइकिल के लिए करंट की वैल्यू 0 और कंप्लीट साइकिल के लिए वोल्टेज की वैल्यू 0। हाफ साइकिल के लिए करंट की वैल्यू ये और हाफ साइकिल के लिए वोल्टेज की वैल्यू ये। पिछले वीडियो में हमने एसी करंट के लिए एसी करंट का हमने फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकाला जो कि 0 है। हमने हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकाला जो कि I naught अपॉन पाई 2I naught अपॉन पाई, ये वैल्यू आई 2I naught अपॉन पाई। और वोल्टेज की जो एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए वो 2E naught अपॉन पाई ये है। तो अब अगर हम पाई की वैल्यू यहाँ हम रख दें तो ये आया था 0.637I और ये भी उतना ही आया था 0.637E। तो ये हाफ साइकिल के लिए ये एवरेज वैल्यू थी और करंट की, और हाफ साइकिल के लिए वोल्टेज की ये एवरेज वैल्यू थी। मगर हम एसी का पावर जब हम कैलकुलेट करते हैं P इक्वल टू V इंटू आई, तो उसमें जो I और V है ये हम एवरेज वैल्यू हम नहीं लेते हैं, हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेते हैं। हम उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेते हैं। और जब हम पावर कैलकुलेट करते हैं, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक की सप्लाई होती है किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, जब उसका पावर हम निकालते हैं तो पावर P इक्वल टू V इंटू आई। तो आई हम कौन सा आई लेते हैं? ये आई हम नहीं लेते हैं, एवरेज वैल्यू हम नहीं लेते हैं। और जो वोल्टेज है वो भी हम एवरेज वोल्टेज नहीं लेते हैं, ये नहीं लेते हैं। ये एवरेज वोल्टेज है, ये जो है आई एवरेज हाफ साइकिल के लिए, और ये V एवरेज है हाफ साइकिल के लिए। तो हमारे घरों में जो बिजली आती है किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, हीटर के लिए या फैन के लिए, जब हम पावर निकालते हैं तो पावर P इक्वल टू V इंटू आई में V हम RMS वैल्यू लेते हैं, RMS वैल्यू लेते हैं। और RMS वैल्यू हमेशा एवरेज वैल्यू से अलग आती है। मान लीजिए मैं एक आपको एग्जांपल बताऊं, अगर मैं आपसे कह दूं कि +1 +2 +3 -1 -2 -3 की एवरेज वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी जो एवरेज वैल्यू हो जाएगी +2
+1 +3 और +3 +6 और ये -6 अपान 6 तो 0/6 इक्वल टू 0। इसकी एवरेज वैल्यू देखिए 0 आ गई। ठीक, अगर हम इसका आरएमएस वैल्यू लें, आरएमएस का मतलब कि मीन का स्क्वायर फिर उसका रूट, तो पहले हम इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर उसके बाद मीन उसके बाद रूट। तो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और इसका भी -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 9। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 9, ये 9, ये 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 1 15, 15 और 4 19, 19 और 9 28। ये आ जाएगा 28 अपान 1 2 3 4 5 6। ये कितना आया, अब ये आपका आ गया, अब इसका स्क्वायर इसका रूट भी करेंगे, इसका स्क्वायर फिर इसका रूट, RMS रूट मीन स्क्वायर। जो मीन है उसका स्क्वायर कर लीजिए और फिर उसके बाद रूट निकाल लीजिए। तो ये आ जाएगा √4.66 मीन्स 2.08, ये आ गया। तो इसका एवरेज तो देखिए 0 आ गया, इसका एवरेज 0 आ गया, मगर इसकी जो आरएमएस वैल्यू है वो देखिए 0 नहीं है, वो 2.08 है। रूट मीन स्क्वायर, ये रूट और फिर इसके मीन का स्क्वायर। पहले आप मीन लेकर के स्क्वायर करें या सबका स्क्वायर निकाल करके मीन निकालें, बात वही आएगी। तो सबका हमने स्क्वायर कर दिया, रूट, ये सबका स्क्वायर कर दिया, फिर उसका मीन निकाल लिया, तो ये चीज आ गई। अब इसमें हुआ ये कि जो नेगेटिव में था स्क्वायर करने के बाद ये भी पॉजिटिव में आ गया। जो नेगेटिव में था, ये डिजिट जो नेगेटिव में थी, स्क्वायर कर देने के बाद आप देखिए सब पॉजिटिव में आ गया। और एसी के लिए मैं आपको बता दूं कि एसी में जब ये पॉजिटिव की तरफ जाती है तो भी पावर कंज्यूम होता है, और जब निगेटिव की तरफ जाती है तो भी पावर कंज्यूम होता है। ठीक, ये मान लीजिए आपका न्यूट्रल है और ये मान लीजिए ये आपका फेस है P। तो जब ये ऊपर जब ये जाता है तो ये लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल पर होता है, तो करंट हाई से लो की तरफ बहती है। और जब ये नीचे आता है तो ये लो पोटेंशियल पर हो जाता है, ये हाई पोटेंशियल पर हो जाता है, करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहती है। करंट जो है का डायरेक्शन बदल जाता है। तो इसका अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू लेंगे तो एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, +2 और -2 अपान 2, एवरेज 0। ये +10 -10 दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, एवरेज 0। एवरेज वैल्यू इसकी 0 आती है, मगर हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू इसकी 0 आती नहीं है। मगर हम हाफ साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू ये आती है, ये भी हमारे लिए बहुत काम का नहीं है। तो हम इसमें करते ये हैं कि रूट मीन स्क्वायर निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू। जब हम इसको स्क्वायर करते हैं, जो निगेटिव वाला पार्ट है, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और ये पॉजिटिव ऑलरेडी पहले से, निगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव में चेंज हो गया, स्क्वायर करेंगे और ये पॉजिटिव पहले से है। तो चूंकि करंट जब फ्लो होता है तो यहाँ से यहाँ तक भी पावर कंज्यूम होता है और यहाँ से यहाँ तक भी पावर कंज्यूम होता है, तो टोटल पावर तो ऐड होगा ना। तो इसलिए इसको स्क्वायर करते हैं
फिर स्क्वायर करने के बाद मीन निकालते हैं, मीन निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद मीन निकालेंगे, फिर मीन निकालने के बाद इसका रूट कर देंगे। तो ये रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, रूट फिर स्क्वायर फिर उसका मीन। तो आइए हम निकालते हैं इसको। अब आई मीन का फार्मूला हमने पढ़ा है। आई मीन, ये यहाँ आप देखिए, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इक्वल टू आई टी। मान लीजिए स्मॉल टाइम डी टी में करंट फ्लो हुआ डी क्यू, तो करंट आई इक्वल टू हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर तो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू आई डी टी। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख दें तो I इक्वल टू हो जाएगा Q की जगह रख दें आई डी टी अपॉन टी। टी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ डी टी, का इंटीग्रल टी होता है। तो ये एवरेज वैल्यू होती है, ये आई की ये एवरेज वैल्यू है। तो ये एवरेज वैल्यू याद रहे, इसी पर हम काम करेंगे। इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो आई एवरेज इक्वल टू आई डी टी अपॉन डी टी, आई डी टी अपॉन डी टी, ये आई एवरेज हो गया। देखिए आई आर एम एस इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर, आई एवरेज इज मीन और उसका स्क्वायर, ये हमें निकालना है। आई आर एम एस इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर। तो यहाँ आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये आई मीन की वैल्यू यहाँ पर रख दें। तो आई मीन की वैल्यू ये, और फिर आई की वैल्यू हम यहाँ रखें। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन डी टी। आई की जगह, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ देखिए, ये जो आई एवरेज है, मीन है, उसका स्क्वायर करें। तो इसका आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन डी टी। फुल साइकिल के लिए हम निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ हम लिमिट भी रखेंगे। यहाँ हम लिमिट रख लें 0 से t, ये 0 से t, यहाँ 0 और यहाँ t, फुल साइकिल 0 से t, और अपान dt 0 से t, और ये रूट लगा दीजिए आप 1/2 पावर, रूट का मतलब पावर 1/2 पावर लगा दीजिए, ये रूट हो गया। ये आई एवरेज है, आई डी टी अपॉन डी टी। तो आई की जगह हम लिख देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन डी टी। तो आई आर एम एस जो होता है ये रूट मीन स्क्वायर, ये आई जो एवरेज है इसका रूट और इसका स्क्वायर, आई का मीन रूट स्क्वायर। तो आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन का स्क्वायर। तो आई नॉट की जगह ये लिखेंगे आई डी टी अपॉन डी टी, और आई डी टी अपॉन डी टी, आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। अब इसका स्क्वायर करना है हमको, जब इसका स्क्वायर करेंगे
तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन डी टी। कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये एक पूरा साइकिल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एक पूरे चक्र के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो एक पूरे साइकिल के लिए 0 से t, एक पूरा टाइम पीरियड कैपिटल T। तो एक पूरा चक्कर करने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये टाइम पीरियड कैपिटल T है ये। तो 0 से t, 0 से t ये इसकी लिमिट हो जाएगी। अब आई स्क्वायर पी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसको हम बाहर ले लेंगे। और dt का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो dt का इंटीग्रेशन t, और t की एक बार अपर लिमिट रखेंगे कैपिटल T और एक बार लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो t माइनस 0 t होगा। तो इसकी वैल्यू t हो जाएगी, इसको हम बाहर निकाल लिए। और ये अंडर रूट को हम यहाँ 1/2 पावर कर दिए हैं। तो ये आ गया आई स्क्वायर अपॉन टी 1 माइनस कास साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ओमेगा टी। अब 1 माइनस कास स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू देखिए क्या होती है, मैं आपको दिखाऊं। देखिए यहाँ पर कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कास 2 थीटा, अब ये इधर आएगा लेफ्ट में तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 2 कास स्क्वायर थीटा। अब 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कास 2 थीटा अपॉन 2। अब थीटा की जगह ओमेगा टी रख दीजिए आप। कास स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 प्लस 2 ओमेगा टी, सॉरी 1 प्लस कास 2 ओमेगा टी, 1 प्लस कास 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो कास स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस कास 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो 1 प्लस कास 2 ओमेगा टी अपॉन 2। अब ये 2 देखिए, ये एलसीएम ले लिया आपने, तो एलसीएम लिया तो यहाँ 2 आएगा और माइनस 1 प्लस कास 2 ओमेगा टी। अब इस 2 को बाहर आप ले लीजिए यहाँ, तो आई स्क्वायर अपॉन टी, ये 2 बाहर आ जाएगा तो आई स्क्वायर अपॉन 2t और 0 से इंटीग्रेशन t। अब ये देखिए 2 ब्रैकेट को जब हम ब्रेक कर देंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर ये माइनस हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 माइनस कास ओमेगा टी अपॉन 2 ये यहाँ आ गया है। तो 2 माइनस 1 कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी डी टी, आई स्क्वायर अपॉन 2t और 0 से t। अब यहाँ dt ये 1 आएगा, 2 माइनस 1 1 और dt का दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये dt हो जाएगा और यहाँ कास 2 ओमेगा टी dt। ब्रैकेट के बाहर ये dt है ना, ये 2 माइनस 1 1 होगा, तो dt में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो dt और उसका इंटीग्रेशन dt लिमिट कर देंगे और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कास 2 ओमेगा टी dt, ये लिमिट रख देंगे हम। तो dt का इंटीग्रेशन t, उसकी लिमिट रख दीजिए 0 से 2 और साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी अपान टी के साथ 2 ओमेगा लगा, ये नीचे आ जाएगा 0 से 2 उनका पावर 1/2। यहाँ देखिए ये मिल गया है पावर 1/2। तो अब ये अपर लिमिट रखेंगे t और माइनस लोअर लिमिट 0, तो t माइनस 0 ये t माइनस, अब यहाँ आप देखिए साइन 2 ओमेगा टी, इसकी अपर लिमिट रखेंगे तो t की जगह t, तो कास 2 ओमेगा कैपिटल T, अब फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन 2 ओमेगा इंटू टी की जगह 0, तो 0 फुल का अपान 2 और ये होल पावर 1/2। तो आई स्क्वायर अपान 2t, टी माइनस ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपान टी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा की जगह हम लिख देंगे 2 पाई बाई टी और ये 2 इंटू ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये 4 पाई हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, फिर एक राउंड पूरा आप घुमा दीजिए, टर्न कर दीजिए एक राउंड पूरा, तो 2 पाई की वैल्यू 0, फिर एक राउंड टर्न करिए 4 पाई की 0, 6 पाई की 0, 8 पाई की 0, तो साइन 2n पाई की वैल्यू 0 होती है। तो ये 4 पाई होगा, 4 पाई की वैल्यू यहाँ 0 आ जाएगी। साइन 0 0 माइनस 0 अपान 2 ओमेगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये बचा क्या, आई स्क्वायर अपान 2t इंटू टी होल पावर 1/2, टी से टी कैंसिल, तो आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपान 2 होल पावर
1/2, 1/2 मीन्स √2। तो आई स्क्वायर का √ ये बाहर आ जाएगा √ से, आई अपान ये √ में रहेगा। तो ये वैल्यू IRMS की आई। तो जैसे आपने IRMS की वैल्यू निकाला है वैसे ही आप VRMS की वैल्यू निकालेंगे। जहाँ जहाँ I0 है वहाँ वहाँ V0 हो जाएगा, जहाँ जहाँ I0 है वहाँ वहाँ V0 रखिए, बाकी सारी चीज़ें वही होंगी। तो VRMS की भी वैल्यू वही आएगी, V0 अपान √2, और 1/√2, 1/1 की वैल्यू 1.414, इसे डिवाइड करेंगे तो 0.707 आएगा V0। उसी तरह से IRMS की वैल्यू ये है। तो इस तरह से ये इसका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है जो वोल्टेज 220 वो VRMS होता है। अगर आपसे कहा जाए कि VRMS 220 है तो V0 आप निकालिए, तो V0 = VRMS × √2। VRMS में √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 220 VRMS है, 220 × √2 मीन्स 220 × 1.41। इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो नियर अबाउट 311 वोल्ट के आसपास आएगा ये पीक वैल्यू। तो हमारे घरों में जो बिजली आती है, जो वोल्टेज है, उसकी पीक वैल्यू ये होती है। ठीक, तो इस तरह से मान लीजिए अगर VRMS 12 वोल्ट दिया है, आपसे पीक वैल्यू पूछा है, तो पीक वैल्यू = VRMS × √12, ये √2। तो VRMS की जगह रखेंगे 12 इंटू इसके जगह रखेंगे 1.414, ये 17 वोल्ट। तो अगर VRMS 12 वोल्ट है तो V0 की वैल्यू 17 वोल्ट आई। अगर VRMS की वैल्यू 220 है तो V0 की वैल्यू 311 वोल्ट आई। तो इस तरह से ये VRMS और IRMS का ये रिलेशन रहा। अब इससे रिलेटेड और वीडियो अपलोड होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड और जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उससे आप फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।